नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा में, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि स्मार्टफोन से जुड़ा है। आज ही के दिन साल 1992 को दुनिया का पहला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, जिसकी बिक्री साल 1994 को शुरू हुई थी। आइए एक नज़र डालते हैं इसकी तमाम खूबियों पर और आखिर क्या था ये स्मार्टफोन IBM साइमन, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। एक नज़र डालते हैं इस पर। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 23 नवंबर का ऐतिहासिक आकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज ही के दिन पहली बार दुनिया का पहला स्मार्टफोन IBM साइमन अमेरिका में लॉन्च किया गया था। लॉस वेगस में 23 नवंबर साल 1992 को स्मार्टफोन IBM साइमन लॉन्च किया गया था और 16 अगस्त 1994 में इसकी बिक्री शुरू हुई थी। स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का बेहद ही अहम हिस्सा बन चुका है और इन दिनों तो ऐसा लगने लगा है कि शायद स्मार्टफोन के बिना जिंदगी ही थम जाए। स्मार्टफोन शब्द का इस्तेमाल साल 1997 से पहले नहीं शुरू हुआ था। जिस वक्त IBM साइमन को लॉन्च किया गया था, उस वक्त स्मार्टफोन का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन इसकी खूबियों को देखते हुए इसे पहला स्मार्टफोन माना जाता है। अगर आज के स्मार्टफोन से इसकी तुलना करें तो शायद ये किसी आदम युग का फ़ोन लगे, लेकिन मोबाइल क्रांति के लिहाज से ये ऐतिहासिक कदम था। इस फ़ोन को IBM और अमेरिकी सेल्यूलर कंपनी बेल सेल्फ ने डेवलप किया था। इसकी बैटरी 1 घंटे तक चलती थी। इसका भार 510 ग्राम था। इस स्मार्टफोन की 50,000 यूनिट उस वक्त बेची गई थी और अक्टूबर साल 1995 में इसे बंद कर दिया गया था। इसकी कीमत बिना कॉन्ट्रैक्ट के $1,099 थी। 2 साल के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसकी कीमत $899 थी। तो जैसा कि आपने देखा कि IBM साइमन जो एक बड़ा ही दिलचस्प स्मार्टफोन था, इसकी उस वक्त की 50,000 जो यूनिट थी वो बिक चुकी थी और इसका वज़न मात्र 50 ग्राम था। अब बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि जुड़ा है जगदीश सिंह बोस से। जी हाँ, जगदीश सिंह बोस से, जो एक जाने माने वैज्ञानिक थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। आइए एक नज़र डालते हैं उनके जीवन पर। देश के मशहूर वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस की आज पुण्यतिथि है। साल 1937 में 23 नवंबर को इनका निधन हुआ था। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के आविष्कार के जनक के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने ये साबित कर दिखाया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। दुनिया उन्हें JC बोस के नाम से भी जानती है। वो ऐसे समय पर कार्य कर रहे थे जब देश में विज्ञान शोध कार्य लगभग ना के बराबर था। ऐसी परिस्थितियों में बहुमुखी प्रतिभा के धनी बोस ने विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक योगदान दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर साल 1858 को मेमन सिंह के ररौली गांव में ढाका जिले के फरीदपुर के मेमन सिंह में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बोस था, जो कि फरीदपुर, बर्धमान समेत कई जगहों पर उप मैजिस्ट्रेट और सहायक कमिश्नर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके थे। बोस का बचपन फरीदपुर में ही बीता। शुरुआत में गांव के ही 1 साल स्कूल में उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा हासिल की। बोस के पिता चाहते थे कि उनका बेटा अंग्रेजी सीखने से पहले अपनी मातृभाषा सीखे। कुछ समय तक पैतृक गांव में ही शिक्षा ग्रहण करने के बाद साल 1859 में जगदीश चंद्र बोस को कोलकाता भेजा गया। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें सेंट जोवेरियस कॉलेज में एडमिशन ले लिया गया।
बोस ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपनी भौतिक विज्ञान ग्रुप में बीए की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। हालांकि हेल्थ खराब होने के चलते उन्होंने डॉक्टर बनने का विचार छोड़ दिया और कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज से नेचुरल साइंस में बीए की डिग्री ली और फिर लंदन यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन हासिल की। इसके बाद साल 1885 में जगदीश चंद्र बोस भारत आ गए। इसके बाद कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई, लेकिन इस पद के लिए दिए जाने वाले निर्धारित वेतन से आधे वेतन में उन्हें रखा गया। हालांकि बोस ने इस भेदभाव का विरोध किया और इस पद के लिए यूरोपियन को दी जाने वाली वेतन की मांग की। विरोध करने के बावजूद भी जब जगदीश चंद्र बोस यूरोपियन के बराबर सैलरी नहीं पा सके तो उन्होंने सैलरी लेने से ही इनकार कर दिया और 3 साल तक बिना सैलरी के पढ़ाते रहे। इसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी योग्यता को देखकर एक साथ 3 सालों की सैलरी उन्हें दे दी। साल 1896 में लंदन यूनिवर्सिटी से विज्ञान में डायरेक्टरेट की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। जगदीश चंद्र जी प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी नक्सली भेदभाव और जाति भेदभाव के बीच अपनी रिसर्च जारी रखते हुए उन्होंने कई अनूठी खोजें की। साल 1894 में बोस ने खुद को पूरी तरह रिसर्च और वैज्ञानिक खोजों में समर्पित कर दिया। उन्होंने पहले रेडियो संदेशों को पकड़ने के लिए अर्धचालकों का प्रयोग करना शुरू किया और फिर उन्होंने वनस्पति विज्ञान से संबंधित कई महत्वपूर्ण खोज की। जगदीश चंद्र बोस रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स का आविष्कार करने वाले पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऐसे यंत्र का निर्माण किया था जिससे 5 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर तक के साइज वाली सूक्ष्म रेडियो तरंगे पैदा की जा सकती थी। उनके द्वारा बनाया गया यह यंत्र आकार में छोटे से छोटा होने की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 1894 में जगदीश चंद्र बोस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में अपनी रेडियो तरंगों का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही जगदीश बोस ने अपने इस प्रदर्शन के दौरान ये भी प्रदर्शित किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किस सुदूर स्थल तक हवाओं के सहारे पहुंच सकती है। जगदीश चंद्र बोस ने अपनी इस महान खोज के द्वारा उस दौरान ये साबित कर दिखाया कि इन तरंगों का इस्तेमाल कर दूर स्थित किसी भी चीज़ को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। आज के रिमोट कंट्रोल सिस्टम उनकी इसी धारणा पर आधारित है। बोस की इसी महान खोज की वजह से आज हम रडार, माइक्रोवेव ओवन, रेडियो, संचार, रिमोट, इंटरनेट, टेलीविजन आदि का लुत्फ उठा रहे हैं। भारत के महान वैज्ञानिकों में एक जगदीश चंद्र बोस ने वनस्पति के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोजें की। आज उन्हीं की बदौलत हम पौधों को और उनकी क्रियाओं को भली भांति जान पाए। जगदीश चंद्र बोस ने यह साबित कर दिखाया कि पौधों में उत्तेजना का संचार केमिकल के माध्यम की बजाय इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से होता है और इसी विचार के आधार पर उन्होंने पादप कोशिकाओं पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के प्रभाव पर काफ़ी रिसर्च की और फिर अपने प्रयोग के माध्यम से ये प्रूफ कर दिखाया कि पेड़ पौधे निर्जीव नहीं होते बल्कि उन्हें भी जान होती है और वे इंसान व अन्य जीवित प्राणी की तरह सांस ले सकते हैं। इसके साथ ही पौधों की वृद्धि को मापने के लिए महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्क्रोग्राफ यंत्र का आविष्कार किया। साल 1915 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना शोध काम जारी रखा और धीरे धीरे अपनी प्रयोगशाला को अपने घर में शिफ्ट कर लिया। बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना 30 नवंबर साल 1917 में हुई। जगदीश चंद्र बोस ने अपने जीवन के आखिरी समय तक इसका निर्देशन किया। जगदीश चंद्र बोस इतिहास की ऐसी शख्सियत जिन्हें भुला पाना बेहद ही मुश्किल है। इन्हें रेडियो और माइक्रोवेव ओवन का जनक कहा जाता है। इन्होंने इनका आविष्कार किया। आज जिन आधुनिक सुविधाओं का हम लुत्फ उठा रहे उस तमाम सुविधाओं का श्रेय जगदीश चंद्र बोस को जाता है। आज उनकी पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर इन तमाम तरह की जो भी उन्होंने आविष्कार किए उनको आज हम याद कर रहे हैं।
अब बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि जुड़ा है सखाराम गणेश दाउस्कर से। जी हाँ, सखाराम गणेश दाउस्कर, जिनका आज ही के दिन साल 1912 को निधन हुआ था। वो एक क्रांतिकारी थे, इतिहासकार थे और एक पत्रकार थे। आज़ादी की लड़ाई में उनकी जो भूमिका थी वो अतुल्य रही। बाल गंगाधर तिलक के साथ वो हमेशा खड़े रहे। उन्हें बाल गंगाधर तिलक का अनुयायी भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें बंगाल का बाल गंगाधर तिलक कहकर भी संबोधित किया जाता है। चलिए एक नज़र डालते हैं उनके जीवन पर। आज ही के दिन सखाराम गणेश दाउस्कर का साल 1912 को निधन हुआ था। वो एक क्रांतिकारी लेखक, इतिहासकार और पत्रकार थे। ये भारतीय जनजागरण के ऐसे विचारक थे जिनके चिंतन और लेखन से स्थानीयता, अखिल भारतीयता का अद्भुत संगम था। ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के पक्के अनुयायी थे और बंगाल में जनजागृति लाने के कारण इन्हें बंगाल के तिलक कहकर भी संबोधित किया जाता था। हिंदी के प्रचार के लिए भी इन्होंने निरंतर काम किया है। सखाराम गणेश दाउस्कर का जन्म साल 17 दिसंबर 1859 को देवघर के पास करौ नामक गांव में हुआ था, जो अब झारखंड राज्य में है। मराठी मूल के दाउस्कर के पूर्वज महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में शिवाजी के आलबान नामक किले के निकट दौस गांव के निवासी थे। 18वीं सदी में मराठा शक्ति के विस्तार के समय इनके पूर्वज महाराष्ट्र के दऊ गांव में आकर करौ में बस गए। शिक्षा 5 साल की अवस्था में मां का देहांत हो जाने के बाद बालक सखाराम का पालन पोषण इनकी विधवा बुआ के पास हुआ, जो मराठी साहित्य से भली भांति परिचित थी। इनके जतन, उपदेश और परिश्रम ने सखाराम में मराठी साहित्य के प्रति प्रेम पैदा किया। बचपन में वेदों के अध्ययन के साथ ही सखाराम ने बंगाली भाषा सीखी। इतिहास इनका प्रिय विषय था। ये बाल गंगाधर तिलक को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सखाराम गणेश दाउस्कर ने सन 1891 में देवघर के आर मित्र हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और सन 1893 से इसी स्कूल में शिक्षक नियुक्त हो गए। यहीं वे राजनारायण बसु के संपर्क में आए और अध्यापन के साथ साथ एक और अपनी सामाजिक राजनीतिक दृष्टि का विकास करते रहे। सखाराम गणेश दाउस्कर एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिनकी रूट्स महाराष्ट्र से मराठों से जुड़ी थी, लेकिन जन्म झारखंड के देवघर के पास करौ गांव में हुआ था। लेकिन ये पले बड़े बंगाली परिवेश में। कुल मिलाकर ये महाराष्ट्र और बंगाल के बीच सेतु थे। एक ऐसी शख्सियत जिनकी लेखनी से डर गया था ब्रिटिश साम्राज्य, जिसने सबसे पहले दिया था स्वराज शब्द का नारा, जिन्हें कहा गया था बंगाल का तिलक, जो क्रांतिकारी लेखक था, इतिहासकार था और इससे सबसे ज़्यादा बढ़कर एक। तो जैसा कि आपने देखा कि सखाराम गणेश एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें इतिहास के पन्ने पर कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वो एक ऐसी शख्सियत है जिनका लोहा अंग्रेज़ी सरकार ने भी माना। उनकी लिखाई में उस वक्त वो ताकत थी जिसने अंग्रेज़ी सरकार को चने चबाने पर मजबूर कर दिया। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।